हेलो गाइस, आज स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स का पार्ट 2 है और इसमें हम लोग पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसके बारे में पढ़ेंगे एंड देन हम लोग बोस एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बोस एटॉमिक मॉडल वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट मॉडल है एंड वन ऑफ द क्या बोलते हैं कि ये मॉडल हम लोग सब लोग ने एक्सेप्ट कर लिया, वैसा टाइप वाला मॉडल है। एंड उसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे एंड देन विल एंड दिस पार्ट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। फर्स्ट तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन से पहले ये एक चीज़ समझना ज़रूरी है, तो हम लोग ये समझते क्या है। हॉट ऑब्जेक्ट्स एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ओवर अ वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स एट हाई टेम्परेचर एन एप्रिशिएबल प्रपोर्शन ऑफ रेडिएशन इज इन विजिबल रीजन ऑफ द स्पेक्ट्रम। जब है ना एक हॉट ऑब्जेक्ट है, उसको टेम्परेचर दिया ना बहुत ज़्यादा, तो है ना वो वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ एक तो एमिट करता है एंड मोस्टली बहुत हाई टेम्परेचर पे है ना विजिबल स्पेक्ट्रम वाले वेवलेंथ ज़्यादा दिखने को मिलते हैं। विजिबल स्पेक्ट्रम वाले वेवलेंथ कौन से रेंज में आते हैं? 400 nm टू 700 nm। एंड ये कौन से होते हैं? विबग्योर रेनबो कलर्स जो होते हैं वो विजिबल स्पेक्ट्रम वाले कलर्स होते हैं। उन कलर्स के उसमें वेवलेंथ वेव्स आता है, ऐसा बोल सकते हैं। As temperature is raised, a higher proportion of short wavelength blue light is generated. ब्लू लाइट क्यों बोला? अभी विबग्योर ऐसे लिख लिया तो इधर से इधर वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, मतलब इसका ब्लू लाइट आया, मतलब इसका क्या वेवलेंथ कम है। वेवलेंथ कम कभी आएगा जब टेम्परेचर बहुत इंक्रीज कर देंगे ना किसी चीज़ का। एज टेम्परेचर इज रेस्ड अ हायर प्रपोर्शन ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट इज जनरेटेड। ये समझा, ये चीज़ समझा। ये क्यों? क्योंकि T इज इन्वर्सली, टेम्परेचर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड वेवलेंथ और टेम्परेचर दोनों कांस्टेंट होते हैं। ये कौन सा लॉ है जो हम लोग ये पढ़ेंगे 11th वाले चैप्टर में आता है, ये विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ थर्मल प्रॉपर्टीज़ में, तभी और डिटेल में इसको पढ़ेंगे। बट इसको नाम है विंस डिस्प्लेसमेंट लॉ। इसमें क्या होगा, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वेवलेंथ डिक्रीज होगा। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू और समझते हैं। जैसे एक मेटल लिया, उसको बहुत सारा टेम्परेचर दिया तो फर्स्ट वो डल रेड में कन्वर्ट हुआ, देन इंटेंस रेड में कन्वर्ट हुआ, देन वाइट में कन्वर्ट हुआ एंड देन इवेंचुअली ब्लू में कन्वर्ट हुआ जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दिया तभी। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? फिर से यही चीज़ इंडिकेट कर रहा है कि जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसके वेवलेंथ कम हो जाएंगे, मतलब वेवलेंथ का नंबर कम हो जाएगा। लाइक अभी वेवलेंथ इधर बी का इज ऑलमोस्ट 400 nm, तो उतने कम वेवलेंथ वाला आने लगेगा, कलर शो करने लगेगा, लाइट जनरेट करने लगेगा। अभी इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स एमिटेड बाय द बॉडी डिपेंड्स अपॉन इट्स टेम्परेचर। कि जो भी इंटेंसिटीज ऑफ रेडिएशन है वो अलग अलग वेवलेंथ का, वो सिर्फ टेम्परेचर पर ही डिपेंड करता है, दूसरे किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। ये चीज़ अब भी सीख लो, क्योंकि ऐसे ये वाले पार्ट में से दूसरा कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा, टेम्परेचर वेवलेंथ के रिलेशन पे ही क्वेश्चन आएंगे। सो यू नीड टू नो ओनली दिस ओनली। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उससे पहले ये ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। क्या है? वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी लिया है एंड एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ लिया है। ओके, एंड हम लोग ने T1 टेम्परेचर दिया एंड T2 दिया। ये कर्व्स है ना हम लोग ने नॉर्मली सीखे नहीं है बेसिक्स सीखने के टाइम ग्राफ में, क्योंकि ये ग्राफ्स हम लोग को है ही नहीं। बट इसके लिए हम लोग को जो दो कंसेप्ट सीखना है वो हम लोग इससे सीख लेंगे डायरेक्टली। इसका पूरा डिटेल में जाने का ज़रूरत नहीं, बुक में भी इतना डिटेल दिया हुआ नहीं है, ना कि फिजिक्स के 11th वाले चैप्टर में भी इतना डिटेल में बात नहीं किया हुआ। सो क्या है, एक टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड, एक टेम्परेचर दिया तो उस टेम्परेचर पे है ना इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ इंक्रीज होता जाएगा एंड एक इवेंचुअली एक हाइट पे आने के बाद, जैसे इधर इंटेंसिटी वेवलेंथ के साथ इंक्रीज होता जा रहा है एंड एक हाइट पे आने के बाद उसका इंटेंसिटी डिक्रीज होता जाएगा। वैसे ही कोई दूसरे टेम्परेचर पे हम लोग ने हीट दिया तो उधर भी इंटेंसिटी विथ सम टेम्परेचर इंटेंसिटी विथ सम वेवलेंथ इंक्रीज होगा, कुछ वेवलेंथ तक इंक्रीज होगा, मैक्सिमम हाइट तक जाएगा जैसे इधर, एंड देन फिर इवेंचुअली फिर से डिक्रीज होके 0 पे आ जाएगा। ओके, यही समझना है इधर। एंड अभी हम लोग को इसमें पूछेंगे कि दोनों T1 एंड T2 में से किसका टेम्परेचर इज ग्रेटर। तो कैसे ढूंढना है? इट्स वेरी सिंपल, हम लोग को वेवलेंथ देखना है। अभी वेवलेंथ मैक्सिमम किधर पहुंचा है कैसे देखते? वाई एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, ये वाई एक्सिस पे जब मैक्सिमम पहुंच रहा है ना इंटेंसिटी, तभी देखना है उसका वेवलेंथ क्या है। तो इधर क्या है, इतना इस y1, वैसे ही ये वाला पार्ट इज y2 लैम्डा 2। तो अभी आप बताओ लैम्डा 1 और लैम्डा 2 में किसका वेवलेंथ ज़्यादा है?
ऑफकोर्स लैम्डा 2 का ना, ये मत देखना ऑफकोर्स, ये हाइट मत देखना, ये इंटेंसिटी के साइड आया है, मतलब ये सिर्फ शो कर रहा है कि विद टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, एंड वेवलेंथ भी देखो इंक्रीज ही हो रहा है, एंड आफ्टर जब इंटेंसिटी डिक्रीज हो रहा है तभी भी देखना वेवलेंथ इधर इंक्रीज ही हो रहा है। बट हम लोग को एक ढूंढना है कि किसका वेवलेंथ ज़्यादा था टेम्परेचर ये T1 एंड T2 पे, तो हम लोग उनका मैक्सिमम वेवलेंथ मतलब मैक्सिमम हाइट जिधर आया था, जैसे कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जिधर आया था उधर का वेवलेंथ चेक करते। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। तो अभी y1 एंड y2 सॉरी लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 में कौन सा है बड़ा, लैम्डा 2, सॉरी इधर भी लैम्डा 2 इज बड़ा, वेवलेंथ करेक्ट। वैसे ही अभी टेम्परेचर, इधर टेम्परेचर का इधर भी गलत दिया हुआ है, तो टेम्परेचर का क्या, अगर लैम्डा 2 इज बिगर, वेवलेंथ बड़ा है, तो कौन सा टेम्परेचर बड़ा होगा, T1, क्योंकि वेवलेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे अगर इसका वेवलेंथ लैम्डा 2 इज बिगर देन लैम्डा 1, तो टेम्परेचर में T1 बिगर रहेगा देन T2। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना कम वेवलेंथ, एंड जितना कम टेम्परेचर उतना ज़्यादा वेवलेंथ वाला ऑब्जेक्ट हम लोग को वेव्स देखने को मिलेगा, करेक्ट। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। वैसे ही आपको इन दोनों के टर्म्स में एनर्जी का भी पूछ सकते, तो एनर्जी का क्या आ जाएगा, लैम्डा 2 इज बिगर तो एनर्जी इन्वर्स होता है, तो लैम्डा एनर्जी 1 इज बिगर देन एनर्जी 2। ओके, आई होप दिस इज कम्प्लीटली अंडरस्टूड। आप सबको ये याद रखना है, इस पे सब क्वेश्चन हो जाएगा। एंड अभी हम लोग ये पढ़ते एक बार, एट अ गिवन टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर पे इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन एमिटेड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग ऑफ वेवलेंथ, इधर से वेवलेंथ इंक्रीज हो रहा है, इधर से इंटेंसिटी इंक्रीज हो रहा है, रीचेस अ मैक्सिमम वैल्यू एट अ गिवन वेवलेंथ, एक वेवलेंथ पे जो ये है, एंड देन स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, फिर ये डिक्रीज होने लगता है विथ फर्दर इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ, फिर ये डिक्रीज होगा तभी वेवलेंथ तो फिर से बढ़ता जा रहा है, करेक्ट। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। बट हम लोग को वेवलेंथ का आंसर देना है तो कैसे देंगे, जो इंटेंसिटी मैक्सिमम जिस पॉइंट पे उस हाइट से देखना है कि कौन सा वेवलेंथ आ रहा है, एंड देन उसको आंसर करना है। आई होप दिस इज क्लियर। उसको आंसर किया, फिर टेम्परेचर उस हिसाब से आंसर करना है, या कभी कभी टेम्परेचर दिया रहेगा एंड ग्राफ नहीं देंगे एंड आपको डायरेक्टली वेवलेंथ, तो इनवर्स रिलेशन आता है, तो वैसे ही करना है, बहुत ईजी है। बस इसमें इतना ही आता है, इससे ज़्यादा आता भी नहीं है। सो ये चीज़ याद रख लो बिकॉज इसका ज़्यादा कंसेप्ट है नहीं बुक में, एंड हम लोग पढ़ के टाइम वेस्ट कर नहीं सकते। सो ये चीज़ याद रख लो, एंड इसका क्वेश्चन अच्छे से हो जाएगा। अभी ये पढ़ते, अभी आते हैं हम लोग एक्चुअल ब्लैक बॉडी पे। ब्लैक बॉडी क्या है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन क्या है, उसके बारे में समझते हैं। ब्लैक बॉडी क्या है, ये देखो, ये प्रॉपर क्लोज कलर कुछ रहेगा ब्लैक कलर का, एंड उसमें है ना जो भी हम लोग जो भी रेडिएशंस को हम लोग डालेंगे या उसको ऐसे सेंड करेंगे, वो हमेशा देखो एब्जॉर्ब ही हो जाएगा उस बॉडी थ्रू, एंड जब बहुत ज़्यादा हीट देंगे ना तो एमिट भी होगा। जैसे ऊपर हम लोग ने पूरा एमिशन एमिट हुआ, उसके बाद टेम्परेचर वेवलेंथ का पड़ा, वैसे इस पर भी ये एप्लीकेबल है। ओके, क्या इसका मेन पॉइंट क्या है पता है, ये जितना भी रेज अंदर सेंड करेगा, करेक्ट, वो सब इनकमिंग रेडिएशन जितने भी होंगे वो सब एब्जॉर्ब हो जाएंगे कैविटी में। ओके, एंड जो भी क्या है, व्हेन मैटर इज हीटेड इट एमिट्स रेडिएशन, तो वो रेडिएशन एमिट भी करता है। ओके, ब्लैक बॉडी इज थियोरेटिकली इंटरेस्टिंग बट द रेडिएशन प्रॉपर्टीज ऑफ द ब्लैक बॉडी आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पर्टिकुलर मटेरियल। फिजिसिस्ट कैन स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ एट फिक्स टेम्परेचर्स, जो अभी हम लोग ने ग्राफ पढ़ा उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी, ब्लैक बॉडी इज अ आइडियल बॉडी, ऐसा कुछ एनवायरनमेंट में रियल में प्रेजेंट नहीं है। जैसे आप भी अपने पेरेंट्स के सामने बहुत आइडियल होंगे बट रियल में नहीं होते, इतना कंप्लीटली आइडियल कोई नहीं होता, वैसे ही ब्लैक बॉडी भी कंप्लीटली आइडियल नहीं है। बट इसमें क्या दो चीज़ें ध्यान रखना है, ब्लैक बॉडी जो भी एमिट होगा, जो भी एब्जॉर्ब, दोनों कर सकते हैं, करेक्ट, एंड जो भी एब्जॉर्ब होने के लिए इनकमिंग रेडिएशंस आएंगे वो हमेशा कैविटी थ्रू एब्जॉर्ब हो जाएंगे, वो कभी भी बाहर नहीं जाएंगे फिर से। एंड जब हम लोग बहुत ज़्यादा इंक्रीजिंग हीट देंगे उस मैटर को, इज हीटेड, तो इट एमिट्स रेडिएशन, इतना याद रखना है बस। एंड ये अ ब्लैक बॉडी इज अ कैविटी इन अ मटेरियल दैट ओनली एमिट्स थर्मल रेडिएशन। ओके, मतलब रेडिएशन तभी एमिट करेगा जब उस पर हीट आएगा या कुछ टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब भी रेडिएशन रिलीज करता है, वरना नहीं करता। नॉर्मली जो भी इनकमिंग रेडिएशन है उसको एब्जॉर्ब ही करता है। सो अभी हम लोग ना क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्टली। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी का मतलब दो चीज़ हम लोग को ध्यान रखना है ये क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम, जो इनकमिंग रेडिएशन से वो एब्जॉर्ब होंगे, जब हीट देंगे तभी वो
एमिट करेगा रेडिएशंस। तो अभी इसमें हम लोग कौन सा वाला फर्स्ट पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, इनकमिंग रेडिएशंस चेक करते हैं, देखते हैं इसमें जो इनकमिंग हो रहे हैं वो एब्जॉर्ब हो रहे हैं, करेक्ट, तो ये करेक्ट हो सकता है। अभी दूसरा ऑप्शन देख, इसमें जो इनकमिंग रेडिएशंस है वो फिर से आउट गोइंग है, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, तो ये रॉन्ग है। इसमें भी जो इनकमिंग है ना ये पूरा इतना होने के बाद बाहर जा रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये देखते, ये इनकमिंग है एंड ये आउट गोइंग है, बट ये वाला पार्ट बाहर क्यों जा रहा है, वो कोई भी रेडिएशन बाहर ही सेंड नहीं करता जब इनकमिंग रेडिएशंस आते रहेंगे, एंड वो इमिट तभी करेगा जब उस पर थर्मल रेडिएशन मतलब थर्मल रेडिएशन ही इमिट करता है, मतलब जब उसको टेम्परेचर बढ़ाया, हीट बढ़ाए, तब भी एमिशन होगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना। अभी इधर तो कुछ ऐसा कंडीशन दिया नहीं है, तो ये बाहर जाना इज रॉन्ग हो गया, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, in the following which statement is correct? A hot body emits hot radiations only, a cold body absorbs the radiations only, a cold body emits cold radiation only, all the body emit and absorb radius simultaneously. This is the correct option. इसमें कुछ सिखाना है क्या, मतलब हॉट बॉडी हमेशा हॉट रेडिएशन से सेंड करेगा ऐसा नहीं है, कभी भी वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है, करेक्ट। वैसे ही कोल्ड बॉडी का भी हम लोग बोल नहीं सकते, वो दूसरे कंडीशंस पे भी मैटर करता है, सिर्फ इतना मैटर नहीं होता। So all bodies emit and absorb radiation simultaneously. Which of the given statements correctly represents the effect of rise in temperature on the emitted radiations of a hot body? The radiation move towards the shorter wavelength. क्या बोला है, rise in temperature. हाँ, तो क्या रेडिएशन मूव टूवर्ड्स शॉर्टर वेवलेंथ्स, हाँ ये बोल सकते। रेडिएशन मूव टूवर्ड्स शॉर्टर फ्रीक्वेंसी नहीं, हायर फ्रीक्वेंसी रहता है तो चलता, क्यों, टेम्परेचर इंक्रीज तो वेवलेंथ डिक्रीज, एंड वेवलेंथ डिक्रीज तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। वैसे ही द रेडिएशन मूव टूवर्ड्स लोअर एनर्जी नहीं, अगर वेवलेंथ डिक्रीज तो एनर्जी भी इंक्रीज होता है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस डज नॉट चेंज, ये भी गलत है, तो क्या है, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन, द रेडिएशन मूव टूवर्ड्स द शॉर्टर वेवलेंथ्स। द काइनेट, ये अभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के 2-3 क्वेश्चन है वो करते हैं, देन हम लोग बोहर एटॉमिक मॉडल पे चलेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज नॉट रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, नहीं ये गलत है, फ्रीक्वेंसी पे ही डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, हाँ ये बोल सकते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन नहीं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। The energies E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The relation between their wavelengths, that is lambda 1 and lambda 2 will be E1 E2 लिखा, इसको लिखेंगे 25/50, आ जाएगा हाफ। एंड हम लोग ने ये रेशियोज पढ़ा था, E1 और E2 एनर्जीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, करेक्ट, तो आ जाएगा lambda 2 by lambda 1 इज हाफ। अब इसको अरेंज करेंगे तो आ जाएगा lambda 1 इज इक्वल टू 2 lambda 2, तो फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार देखना। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज ऑब्जर्व फ्रॉम अ मेटेलिक सरफेस फॉर फ्रीक्वेंसी nu1 and nu2 of the incident light rays, and nu1 is more than nu2 if the maximum values of kinetic energy of the photoelectrons emitted in these two cases are in the ratio of 1:k, then the threshold frequency of the metallic surface is। फर्स्ट तो हम लोग ये कैसे करेंगे ये क्वेश्चन, फर्स्ट तो इसका दोनों का इक्वेशंस बनाते हैं, देन हम लोग सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में nu1 का एंड देन nu2 का, ओके, एंड इसका रेशियोज भी देके रखा है, दोनों के काइनेटिक मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ काइनेटिक एनर्जी के रेशियोज भी देके रखा है 1:k। तो ये क्वेश्चन अभी कैसे करते हैं देखो, फर्स्ट तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियोज लिख लो 1:k, करेक्ट। अभी दोनों के इक्वेशंस लिखेंगे कैसे, h nu1 माइनस h nu थ्रेशोल्ड गिव्स काइनेटिक एनर्जी 1, वैसे h nu2 माइनस h nu नॉट गिव्स काइनेटिक एनर्जी 2। अभी ये दोनों रेशियो में, तो ये भी इसको रेशियो में ऐसे मान सकते हैं, करेक्ट, तो आ जाएगा h कॉमन ले लो, nu1 माइनस nu2 गिव्स बाय h nu2 माइनस nu नॉट इज 1:k, करेक्ट। अभी हम लोग इसको h कट कर सकते हैं एंड k को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड 1 को इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो v नॉट का न्यू नॉट का वैल्यू मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगा k nu1 माइनस k न्यू नॉट गिव्स nu2 माइनस न्यू नॉट। तो अभी हम लोग न्यू नॉट वाले टर्म्स है ना उसको एक साइड लाते हैं, ओके, तो कैसे हो जाएगा, k nu1 माइनस nu2 गिव्स k न्यू
नॉट माइनस न्यू नॉट, करेक्ट। अभी इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं फिर, के दोनों साइड के न्यू वन माइनस न्यू टू गिव्स, इधर हम लोग कॉमन निकाल सकते, न्यू नॉट के माइनस वन हो जाएगा, करेक्ट। देन इसको हम लोग इधर डिनोमिनेटर में डाल सकते हैं, के न्यू वन माइनस न्यू टू गिव्स बाय के माइनस वन गिव्स न्यू नॉट। फर्स्ट ऑप्शन चेक करते, देन हम लोग को समझेगा कि अपना ऑप्शन करेक्ट आया है कि नहीं। क्या, के न्यू वन माइनस न्यू टू बाय के माइनस वन, कौन सा है ऑप्शन दिख रहा है, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझा ये क्वेश्चन कैसे करना है, रेशियोज में दिया रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली हो सकता है। आई होप ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ऑफकोर्स। एंड अभी हम लोग चलते हैं बोहर्स मॉडल। बोहर्स मॉडल का क्या, एक बहुत अच्छा मॉडल था, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि ये प्रॉपरली पूरा नए से बनाया था। इसमें ना रदरफोर्ड के जो पोस्टुलेट्स हैं ना उसको भी कॉपी किए थे, बट विथ सम एडिशन, जिसकी वजह से इसका मॉडल ज़्यादा करेक्ट लगने लगा देन रदरफोर्ड का मॉडल। एंड अभी यही मॉडल को अभी भी एक्सेप्ट किया जाता है। सो अभी हम लोग पढ़ते हैं इसमें क्या है। दिस मॉडल वॉज बेस्ड ऑन क्वांटम थियोरी ऑफ रेडिएशन एंड क्लासिकल वेज ऑफ फिजिक्स। ओके, ये याद रखना। बोहर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, मतलब अभी आपको कोई भी एलिमेंट देंगे ना तो उसका सिंगल इलेक्ट्रॉन ही उसमें होना चाहिए तभी वो एप्लीकेबल है। लाइक अभी H हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, He+ कर दिया तो इसमें अभी एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, करेक्ट। क्यों एक ही इलेक्ट्रॉन बचा, क्या होता है He4 2, करेक्ट। इसमें 2 प्रोटॉन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स अभी इधर एक प्लस लगा दिया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, करेक्ट। माइनस होता है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से, तो 1 ही बचेगा। तो ये हम लोग ने सीखा है अच्छे से, सो प्लीज़ ऐसा मत वो करना कि नहीं आया, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियरली ये सीखा है। देन लिथियम 2+, वैसे ही बेरिलियम 3+, बट लिथियम के बाद जो एलिमेंट्स आते हैं ना वो थोड़े हाइपोथेटिकल हो जाते हैं, वो पॉसिबल नहीं है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स निकालना, एंड वो फिर एटम ही स्टेबल नहीं रहता। तो ये तीनों इज पॉसिबल, बट दूसरे अभी क्वेश्चंस में आएगा तो हाइपोथेटिकल ले लेते वो ऑप्शंस में। सो ऐसे मत सोचना अभी बेरिलियम दिया इसका पॉसिबल नहीं है तो इसको हम लोग नहीं टिक करते, ऐसा नहीं है, वो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बना सकते। सो आप सिंगल इलेक्ट्रॉन पे फोकस करना, सिंगल इलेक्ट्रॉन। बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, मतलब लाइट अभी वेव नेचर भी है, पार्टिकल नेचर भी है, बट बोहर ने जो भी पूरा रिसर्च किया वो पार्टिकल नेचर को लेके रिसर्च किया, इसलिए बोहर मॉडल इज बेस्ड ऑन पार्टिकल नेचर, इतना बताया है। ओके, नाउ हम लोग आते हैं इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। इसमें क्या क्या पोस्टुलेट्स बोहर ने दिए वो हम लोग समझते। एटम हैज अ न्यूक्लियस वेयर ऑल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, ये तो रदरफोर्ड ने भी बताया था, सॉरी। एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है, उसमें जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इट इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, ये सेम चीज रदरफोर्ड ने बताई है, हम लोग ने ये पढ़ा भी है, करेक्ट। सेकेंड इज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सेम वे एज द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, सेम चीज बताया है। द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्क्यूलर, ये भी बताया है। द अट्रैक्शन फोर्स, कोलम्बिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, वही इधर लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लिखते हैं, के Q², Q मतलब दोनों का चार्ज का मल्टीप्लाई डिवाइड बाय R², वैसे ही अट्रैक्शन फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के इक्वल जा रहा है, मतलब mv²/r। ये भी आगे फिर से देखते हैं हम लोग, प्रूफ करने के लिए दूसरे फॉर्मूला ये लगेगा। भी थर्ड पोस्टुलेट है ना, ऐसा है ना, इसके वजह से इसका जो ये था ना, क्या बोलते हैं अपना मॉडल, वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल माना गया, जस्ट बिकॉज इसने ये एक पोस्टुलेट दे दिया कि क्या इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। एंड अभी ये आप सोचोगे h/2π किधर से आए, ये हम लोग डी ब्रोगली हाइपोथेसिस में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि उसने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। तो इसको ऐसे भी लिखते हैं, कभी कभी ऐसे लिख के देंगे तो आपको पता होना चाहिए वो क्या इंडिकेट कर रहा है, h/2π। तो हम लोग ने एंगुलर मोमेंटम को इक्वल कर दिया h/2π एंड n इज द होल नंबर। ओके, ये एक पोस्टुलेट की वजह से इसका पूरा जो मॉडल था वो करेक्ट मानने को आया, इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट आ गया जो रदरफोर्ड ने दिया था उससे। देन अभी हम लोग आगे बढ़ते, एंड अभी हाँ ऊपर बात कर रहे थे ना ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से, एंड ये
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से ये दोनों इक्वट हो जाएंगे। एंड जो थर्ड पॉस्टुलेट दिया उसके वजह से ये mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल n इंटू h/2 करेक्ट। एंड अभी इन दोनों को सॉल्व करके हम लोग ने फर्स्ट r का वैल्यू निकाला, फिर दूसरे उससे r का वैल्यू निकाला, इससे r का वैल्यू निकाला, इससे r का वैल्यू निकाला। देन हम लोग ने क्या किया, इन दोनों को इक्वेट कर दिया एंड इससे हम लोग ने वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला जो कि आया 2π k(e²z/nh। ये याद रखो, बिकॉज मतलब ये याद रखो ये कैसे करना है, क्योंकि ये याद रखना इज नॉट पॉसिबल। ये थोड़ा सा 2 स्टेप डेरिवेशन याद रखो, इजी हो जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। कब ये आज तक ऐसे पूछा नहीं है डायरेक्टली, बट पूछ सकते हैं कि उसका ओवरऑल फॉर्मूला क्या है। एंड देन जब हम लोग ने इसका जो नंबर्स पता है, जिसके हम लोग को नंबर्स पता है उसको नंबर्स डाला तो आ गया वेलोसिटी इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁶ z/n। एंड जो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z क्या है, एटॉमिक नंबर करेक्ट। वैसे वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n, n क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके फिर हम लोग ने इसको ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, ग्राफ में दे दिया वेलोसिटी z ग्राफ दिया तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी ग्राफ n के साथ नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ दे दिया तो इनवर्सली प्रोपोर्शन है, मतलब हाइपरबोला। और दे दिया वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/n, तो क्या करेंगे, इधर 1/n ही दे दिया डायरेक्ट एक्स एक्सिस में, तो डायरेक्टली स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये हम लोग ने सीखा है ग्राफ में अच्छे से। अगर सेम वेलोसिटी फॉर सेम एटम्स दिया रहेगा, मतलब हाइड्रोजन दिया है उसका 2 अलग अलग ऑर्बिट्स बदल दिया, तो कैसे निकालोगे डायरेक्टली, बहुत ईजी है। इसमें फिर z जो वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम हो जाएगा, एटॉमिक नंबर करेक्ट। तो कैसे v1/v2 इज इक्वल टू n2/n1। वैसे अगर डिफरेंट एटम के लिए दिया है ना तो उसमें आपको उसका एटॉमिक नंबर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट एटम है, ऑफकोर्स उनके एटॉमिक नंबर सेम नहीं रहेंगे। तो कैसे आ जाएगा v1/v2 इज इक्वल टू z1/n1 फिर डिवाइड बाय z2/n2, तो n2 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में एंड z2 विल रिमेन इन डिनोमिनेटर। तो ऐसे फॉर्म में लिख लेंगे। सब पूरा सॉल्व करते मत बैठो, अगर कोई रेशोज वगैरह पूछा है तो डायरेक्टली ऐसे करो, वरना सॉल्व करते बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। ना हम लोग रेडियस के बारे में पढ़ते हैं। तो रेडियस का हम लोग ने वैल्यू निकाला था सेकेंड इक्वेशन से, ये वाला nh/2πmv। फिर इधर अभी v का फॉर्मूला जो ये हम लोग ने सीखा वो इधर पुट कर दिया, तो हम लोग को r का वैल्यू समथिंग मिल गया, ये बड़ा सा समथिंग n²h²/4π² mke²z। देन इसमें भी जो वैल्यूज़ पता थे उनके हम लोग ने वैल्यूज़ डाले एंड हम लोग को एक स्मॉल सा फॉर्मूला मिल गया जो है r इज इक्वल टू 0.529 n²/z एंगस्ट्रॉन्ग। एंड अगर पिकोमीटर में है तो 52.9। ऐसा क्यों, एंगस्ट्रॉन्ग में कितना 10⁻⁻10 मीटर होता है एंड पिकोमीटर में 10⁻⁻8 मीटर होता है। सॉरी 10⁻⁻12 मीटर होता है पिकोमीटर में। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड r इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर एंड r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n²। अभी उसके ग्राफ्स देखते हैं। ओके, ये हम लोग ने कैसे निकाला, इस फॉर्मूला से, है r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n² एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर। तो r एंड z का अगर ग्राफ रहेगा तो कैसे आएगा, हाइपरबोला इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए। एंड अभी r एंड n का ग्राफ कैसे आएगा, अगर n दिया है तो पैराबोला सीखा है हम लोग ने, और r और n² का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन, r और 1/z का ग्राफ है तो स्ट्रेट लाइन फिर से। ओके, आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी रेडियस फॉर सेम एटम रहेगा तो उनका एटॉमिक नंबर तो कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज सेम ही रहेगा, तो डायरेक्टली लिख सकते हैं r1/r2 इज इक्वल टू n1²/n2²। वैसे रेडियस फॉर डिफरेंट एटम बोला रहेगा तो कैसे लिखेंगे, r1/r2 इज इक्वल टू n1²/n2² इंटू z2/z1, बिकॉज डिफरेंट एटम्स के लिए उनके एटॉमिक नंबर्स चेंज हो जाएंगे। अभी आपको बोला है ना सर्कमफरेंस निकालो, आपको कुछ रेडियस दिया रहेगा एटम का एंड उसको बोलेंगे, उससे बोलेंगे, या रेडियस भी नहीं दिया रहेगा, आपको डायरेक्टली बोल दिया सर्कमफरेंस निकालो इस ऑर्बिट का सेंटर से। तो कैसे निकालोगे, सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2π, रेडियस 2πr करेक्ट। तो 2π इंटू जो रेडियस का फॉर्मूला है वो लगाएंगे,
तो हम लोग अगर रेशो वाइज पूछा रहेगा तो कैसे हो जाएगा, सरकमफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, जैसे रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड, तो इधर भी वही रहेगा। ओके, बस अगर पूछा तो ऐसे 2 पाई इंटू रेडियस का जो वैल्यूज आएगा जो हम लोग ऊपर फॉर्मूला सीखे उससे डाल देना है। एंड अगर डायरेक्टली ऐसे पूछा किसके प्रोपोर्शनल है या रेशियोज वाइज पूछा तो सेम जैसे रेडियस के लिए करते वैसे कर सकते। सो अभी टाइम पीरियड क्या होता है, जितना टाइम चले, टाइम इज डिस्टेंस बाय वेलोसिटी बोल सकते। तो डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू आर बाई वी लिखा, 2 पाई नहीं लिखा, आर बाई वी लिखा डायरेक्टली। तो उसको आर बाई वी किसके किसके प्रोपोर्शनल था, आर प्रोपोर्शनल कैसे था, एन स्क्वायर बाय जेड, एंड वी प्रोपोर्शनल क्या था, एन इन जेड बाय एन के। देखो वी इज प्रोपोर्शनल टू जेड बाय एन, करेक्ट। तो हम लोग ने आर बाय वी लिखा, आर का इस प्रोपोर्शनलिटी एन स्क्वायर बाय जेड, वी का प्रोपोर्शनलिटी जेड बाय एन। तो हम लोग ने इसको अच्छे से लिखा, एन स्क्वायर बाय जेड इक्वल टू एन ऊपर चला जाएगा एन जेड, तो आ जाएगा एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। ओके, एंड अगर फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड, ये तो हम लोग ने बहुत पहले से पढ़ा है, हम लोग ने ये चीज़ वेव्स का जब पढ़ रहे थे तभी भी पढ़ा। तो क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर बाय एन क्यूब, एंड टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू एन क्यूब बाय जेड स्क्वायर। इसके वैल्यूज जानना जरूर नहीं है, उस पर क्वेश्चन आते नहीं, इसका रेशियो इज ओनली इंपॉर्टेंट जो हम लोग ने पढ़ लिया। एंड अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चंस पे, और बाकी है चीज़ें बट क्वेश्चंस करते हैं, देन हम लोग आगे का चीज़ें कवर करेंगे। क्या है, बोस मॉडल में बी अप्लाइड टू सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, करेक्ट। तो अभी चेक करो इसमें से किसका इलेक्ट्रॉन इज सिंगल, Na10+, Na में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो थर्ड ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट है, थर्ड पीरियड का सॉरी, तो 11 होते, करेक्ट, 11 इलेक्ट्रॉन्स होते। एंड इसमें 10+ है, मतलब 10 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो कितना, एक ही इलेक्ट्रॉन बचा था। हाँ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। He एटम में, एटम प्रॉपरली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते। C6+ आयन में कितने होंगे, इसमें तो 0 इलेक्ट्रॉन्स बच गए ना, क्योंकि C12/6 होता है, इसमें 6 प्रोटॉन्स तो 6 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स 6+ मतलब 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो इसमें 0 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। वैसे बेरिलियम 2+ कैसे होगा, B4/9 होता है, करेक्ट। तो 4 प्रोटॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 में से 2 गया तो 2 इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बच रहा है, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी कौन सा है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट, इफ R1 is the radius of the first orbit of hydrogen, then the radii of second, third and fourth orbits in term of R1R. In terms of R1R, first तो R1R is proportional to क्या, n square by z, करेक्ट। अभी हम लोग को पता है कि R1 is proportional to 1/1, करेक्ट। तो अभी हम लोग करेंगे, R2 का पहले वैल्यू निकालो, क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, 4/z, करेक्ट। तो z का वैल्यू तो कुछ नहीं है तो z निकाल दो, तो क्या आ जाएगा, 4R1, क्योंकि इंटू 1 ही है ना, तो R1 ऐसे ही लगा सकते, R1 का वैल्यू इज 1, तो 4 इंटू 1 को 1 की जगह पे R1 लगा दिया, उतना ही डिफरेंस है। फिर R3 क्या हो जाएगा, n स्क्वायर, 9/z, z का वैल्यू नहीं 1 ही आएगा, सब में वो कट कर दिया, तो 9 इंटू 1 जो है उसके जगह पे R1 लगा दिया, 9R1। इसको कैसे लिख सकते हैं, 16R1, करेक्ट। तो B इज द करेक्ट ऑप्शन, 4R1, 9R1, 16R1। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है बट इधर R1 का वैल्यू ही 1 आ रहा है, तो आप डायरेक्टली इंटू R1 लगा सकते हो, क्योंकि उसका वैल्यू 1 है तो उतना ही वैल्यू रहेगा। सो नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ H एटम इज इतना, देन द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ आयन विल बी। तो इसमें रेशियोज से जाना है, कैसे जाएंगे, R1/R2 gives n square 1/n square 2 इंटू Z2/Z1। तो अभी हम लोग को ये तो पता है R1 कितना है, x/R2 ढूंढना है, n स्क्वायर 1 भी पता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, ये n2 लिथियम का इज 3 का सॉरी हम लोग पहले ऑर्बिट, फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ये कौन से ऑर्बिट में, सेकेंड ऑर्बिट में, तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, इंटू हाइड्रोजन का तो हम लोग को एटॉमिक नंबर पता है 1, करेक्ट। वैसे ही लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 9, करेक्ट। ओ सॉरी, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3। तो अब इसको सॉल्व करते तो क्या आता है देखते,
ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल टू 3/4/r2। देन r2 का वैल्यू के लिए r2 इज इक्वल टू 4x/3 कर देंगे तो हम लोग को r2 का वैल्यू मिल गया। तो ऑप्शन चेक करो, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, 4x/3। ओके, क्या क्वेश्चन है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ एच एटम इज v, व्हाट विल बी द वेलोसिटी इन थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+। तो ये फिर से वैसे ही करना है रेशो से, v1/v2, इसमें क्या आ जाएगा z1/z2 इंटू n2/n1, करेक्ट। तो v1 वेलोसिटी हाइड्रोजन का v दे के रखा है, v2 ढूंढना है, z1 कितना है 1, हाइड्रोजन का इतना ही रहता है एटॉमिक नंबर, एंड z2 इज 3 इंटू फर्स्ट ऑर्बिट में है n1 एंड n2 किस में बोला है थर्ड ऑर्बिट में, मतलब 3 हो जाएगा। तो 3 इंटू 3 कट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा v इज इक्वल टू v2। तो वेलोसिटी ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम 2+ भी v जितना ही है, तो a इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमिसिबल वैल्यू ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एच एटम। क्या था, nh/2π था, एंगुलर मोमेंटम कितना था, इतना था mvr, इसको एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, इज इक्वल टू इतना था। एंड अभी पूछा है कि इनमें से कौन सा जो वैल्यू है वो नॉट पॉसिबल नहीं है, तो कौन सा वैल्यू है देखते, 0.5 h/π। तो इसमें क्या होगा, h 2/π एंड n का वैल्यू 1 रहेगा, 1 n का वैल्यू इज पॉसिबल, करेक्ट। वैसे ये देखते 1.25 आने के लिए क्या होना चाहिए n का वैल्यू। अभी सेकेंड ऑप्शन चेक करते हैं, ये पॉसिबल है, करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन में क्या है 1.25 कैसे आएगा, 6/5 समथिंग फ्रैक्शन में आएगा, 6/5 इंटू 2 10 हो जाएगा, नहीं तो कुछ फ्रैक्शन में ही आएगा आई होप, क्योंकि n/2π होता है तो n का वैल्यू क्या होगा, सो दैट 1.25 है, कुछ फ्रैक्शन में ही रहेगा, 6/5 नहीं होगा बट फ्रैक्शन में ही होगा कुछ तो फ्रैक्शन, तभी 1.25 पॉसिबल है, वरना आप नंबर्स चेक करो तो 1.25 आना बहुत पॉसिबल नहीं है, सो ये रॉन्ग है, हो सकता है। अभी थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, इसमें क्या है 1.5 h/π, तो 1.5 कैसे आएगा, अभी h/π 2 भी है एंड ऊपर कौन सा नंबर आना चाहिए, तो 1.5 आएगा 3/2 इज 1.5, तो 3 n के जगह पे 3 इज ऑल्सो एन इंटीग्रल मल्टीपल, तो ये भी करेक्ट है, तो एक ही ऑप्शन बचा, तो बी इज द इनकरेक्ट। अब ये नॉर्मली हम लोग नॉर्मल नंबर ही देते, 5 6 7 n रहेगा ना, वैसा ही देते, तो 5/2 क्या 2.5 देंगे या 3.5 देंगे, तो आपको इजीली समझ जाएगा। ऐसा अजीब सा नंबर आया तो वही ऑप्शन रहता है मोस्टली। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स विल बी रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट बी मिनिमम। फर्स्ट ऑर्बिट, सबका ऑर्बिट सेम है बट सभी रेडियस में हम लोग ऑर्बिट अगर सेम है तो किस पे डिपेंड करेगा, एटॉमिक नंबर, तो सबका एटॉमिक नंबर लिखो एंड जिसका एटॉमिक नंबर क्या पूछा है, रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट भी मिनिमम किसका रहेगा, सबसे छोटा रेडियस किसका रहेगा, रेडियस सबसे छोटा उसका रहेगा जिसका एटॉमिक नंबर सबसे बड़ा रहेगा। तो फर्स्ट हम लोग सब उसका एटॉमिक नंबर्स देखते हैं। ड्यूट्रियम एटॉमिक नंबर क्या होगा 1, हाइड्रोजन एटम का 1, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का कितना होगा, सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का 2 होता है, डबली आयोनाइज्ड लिथियम का 3 होता है, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। जिसका z इज सबसे बड़ा उसका रेडियस मिनिमम रहेगा, तो इसका z सबसे बड़ा दूसरे 3 के कंपैरिजन में, तो ये बोहर्स थियरी इज नॉट एप्लीकेबल टू मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। तो अभी सर्च करो कौन सा सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एच एटम सिंगल इलेक्ट्रॉन है पता है, He2+ सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है, नॉट एप्लीकेबल टू। He+ ना He2+ रहेगा तो ये 0 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, करेक्ट, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लिथियम 2+, करेक्ट, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहता है, 2 जाएगा तो 1 बचेगा, पॉसिबल। हीलियम एटम नहीं पॉसिबल, तो A and C, इसमें 2 आंसर करेक्ट है, A and C आर नॉट एप्लीकेबल फॉर बोर्स थियरी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेडियस रेशियो ऑफ थर्ड एंड फिफ्थ ऑर्बिट ऑफ हीलियम, थर्ड एंड फिफ्थ, तो हीलियम एक ही के लिए पूछा है तो कौन सा फॉर्मूला चल जाएगा, रेडियस R1 R2 गिव्स n1² तो डायरेक्टली लिखेंगे 9/25, तो मिल गया हम लोग को रेशो R1/R2 इज इक्वल टू 9/25। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द रेडियाई ऑफ सेकेंड बोर ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम टू थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम इज, तो फिर से हम लोग को R1/R2 लिखेंगे। अभी इसमें क्या है n1² by n2² इज मल्टीप्लाई बाय
Z2/Z1 इनवर्स रहता है, करेक्ट। N1² कितना है फर्स्ट हाइड्रोजन का, कितना है कौन से ऑर्बिट पे, सेकेंड, तो 4 बाय लिथियम का इज ऑन थर्ड, तो 9। एंड Z2 क्या हो जाएगा, लिथियम का एटॉमिक नंबर इज 3 एंड लिथियम का हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1, तो ये कट करके 3 हो जाएगा। इस R1/R2 इज इक्वल टू 4/3। कौन सा ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी ये क्वेश्चन, फॉर एनी H like system the ratio of velocities of 1, 2 and 3 is V1, V2 and V3 will be। क्या पूछा है, H like एटम मतलब हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटीज फर्स्ट ऑर्बिट पे, सेकेंड ऑर्बिट पे, थर्ड ऑर्बिट पे क्या रहेगा, तो V1 फर्स्ट, तो ये देखो वेलोसिटीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z, पर एक ही एटम के लिए तो Z तो सबका सेम होगा, तो डायरेक्टली हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिट्स कर सकते हैं। तो V1 इज टू V2 इज टू V3 इज इक्वल टू, V1 का क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्बिट पे है तो 1/1 होगा, तो 1 ही लिखेंगे, इज प्रोपोर्शनल टू 1/2 सेकेंड ऑर्बिट पे है इसलिए, एंड थर्ड ऑर्बिट पे है इसलिए 1/3। डायरेक्टली ये रिलेशन ही यूज किया इधर। सो ये ऑप्शंस में चेक करो, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्यूशंस अराउंड द H nucleus in second and third orbits है। टाइम पूछा है, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन इन रिवॉल्यूशन अराउंड द H nucleus in second and third ऑर्बिट्स आर, करेक्ट। तो इसमें फर्स्ट तो T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, n³/z², देख लो एक बार, चेक कर लो, n³/z², करेक्ट, n³/z²। तो अभी हम लोग को H न्यूक्लियस बोला है, मतलब सबका Z तो सेम होगा, तो वो कट डाउन हो जाएगा। तो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, T ऑन सेकेंड ऑर्बिट बाय T ऑन थर्ड ऑर्बिट इक्वल टू N ऑन सेकेंड ऑर्बिट का क्यूब बाय N मतलब ऑर्बिट थर्ड का क्यूब। तो क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब क्या होता है 8 एंड 3 का क्यूब इज 27, तो 8:27 आंसर चाहिए, तो C इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ सर्कमफरेंस ऑफ थर्ड एंड सेकेंड ऑर्बिट्स ऑफ हीलियम आयन इज। सर्कमफरेंस के रेशियो के लिए हम लोग ने बोला था जैसे रेडियस का करते हैं वैसे ही होता है, तो क्या हो जाएगा, सर्कमफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या था, n²/z, करेक्ट। वैसे ही रेडियस का भी वही था, तो डायरेक्टली हीलियम के सेकेंड एंड थर्ड ऑर्बिट्स के लिए चाहिए, तो Z तो कट डाउन हो जाएगा, दोनों में सेम आ जाएगा, तो C1/C2 इज इक्वल टू n², मतलब फर्स्ट इज ऑन थर्ड ऑर्बिट 9 हो जाएगा एंड देन सेकेंड ऑर्बिट तो 4 हो जाएगा, तो 9:4 कौन सा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अभी ये क्वेश्चन, सॉरी, इसमें क्या है, द रेडियस ऑफ द सेकेंड बोर ऑर्बिट इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस इन लिथियम 2+, इन टर्म्स ऑफ द बोहर रेडियस बोला है, मतलब क्या, जो फर्स्ट एटम के लिए जो फर्स्ट ऑर्बिट में लगेगा ना उसको बोहर रेडियस बोल देते हैं। लाइक फॉर हाइड्रोजन का, फॉर हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट, फॉर हाइड्रोजन इन फर्स्ट ऑर्बिट उसको बोल देते हैं बोहर्स रेडियस। ये इधर सीखा है तो ये याद रखना, इन फर्स्ट ऑर्बिट। तो क्या आएगा, हम लोग निकालते रेडियस r इज इक्वल टू बोल के रखा है इस A0। तो पहले तो हम लोग हाइड्रोजन के लिए क्या रेडियस है वो ढूंढते, तो डायरेक्टली A0 इज इक्वल टू करके लिख सकते हैं n²/z², n क्या फर्स्ट ऑर्बिट पे ही ढूंढ रहे, तो 1² का बाय 1, तो A0 इज इक्वल टू 1। अभी हम लोग ढूंढते हैं लिथियम के रेडियस का, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा, सेकेंड ऑर्बिट बोला है तो n² की जगह 4/z कितना आ जाएगा, इन टर्म्स ऑफ बोर रेडियस लिथियम z कितना है 3, इंटू डायरेक्टली A0 कर सकते हैं क्योंकि A0 का वैल्यू इज 1, तो डायरेक्टली A0 कर दिया, तो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, अभी हम लोग फोर्थ पोस्टुलेट से चलते हैं। बोहर का क्या था, ये ना थर्ड पोस्टुलेट तक है ना जो था वो ऑलमोस्ट रदरफोर्ड ने जो बताया वही बताया, कुछ अलग नहीं बताया, बस ये एक लाइन अलग बताया। एंड इसमें क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली ऑन दिस ऑर्बिट्स इन विच एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π। क्या बताया कि वो रिवॉल्व करता है उसी ऑर्बिट में जिसका इंटीग्रल मल्टीपल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π होता है। ओके, इसने ये बताया। ये चीज़ तो हम लोग को रदरफोर्ड ने भी बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसा ऑर्बिट में होता है, रिवॉल्व करता है। तो इस थियोरी में डिफरेंट क्या है वो है, हाँ, वो थर्ड पॉइंट के वजह से इट वाज लाइक कि
रदर ये MVR इज इक्वल टू NH/2π देने के वजह से इसका थोड़ा सा वो रिवॉल्व वाला जो कंसेप्ट था वो ज़्यादा करेक्ट लगने लगा। बट मैक्सवेल ने क्या बोला कि 10⁻⁻8 सेकेंड्स में वो न्यूक्लियस पे आके गिर जाएगा। तो उस चीज़ को टैकल करने के लिए बोहर ने क्या बोला कि ऑर्बिट है ना, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रॉन का कुछ एनर्जी नहीं रहता, ऑर्बिट में ही एनर्जी प्रेजेंट होता है। मतलब जैसे अभी हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो वो कैसे देखते हैं, इधर ग्राउंड से देखते हैं, ऊपर mgh, करेक्ट। तो उस हाइट पे इतना पोटेंशियल एनर्जी होगा। यही चीज़ इधर बताया है कि न्यूक्लियस से रिस्पेक्टिव कोई भी ऑर्बिट्स तक उतना एनर्जी होगा, उस ऑर्बिट का एनर्जी होगा, ना कि उस इलेक्ट्रॉन का एनर्जी होगा। टेंस पढ़ते इसमें क्या है, द ऑर्बिट्स इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट्स बिकॉज इन दिस ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट. And next line, each stationary orbit is associated with definite amount of energy. Therefore, these orbits are called as energy levels and are numbered as 1, 2, 3, 4, 5 और KLMNO. वो बताती हूँ मैं. इसमें क्या बता रहे हैं कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट रहता है, कोई भी ऑर्बिट में होने दो, इलेक्ट्रॉन का एनर्जी उतना ही है, जो चेंज हो रहा है वो ऑर्बिट का एनर्जी है. अभी ऑर्बिट्स को कैसे डिफाइन करते हैं, न्यूक्लियस से करते हैं, फ्रॉम न्यूक्लियस से आउटवर्ड के तरफ, ऐसा 1, 2, 3, 4 या KLMNO जितना भी होगा ऑर्बिट्स उतना. तो आई होप दिस लाइन इज क्लियर. ये पॉइंट के वजह से है ना, बोहर का हम लोग ने ये थियोरी एक्सेप्ट किया फॉर वन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज. सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि ये पॉइंट क्लियर है. ये क्वेश्चन में आ सकता है असर्शन रीजन में कि ये असर्शन दिया रहेगा एंड रीजन दिया रहेगा ड्यू टू दिस कि बोहर का थियोरी इज एप्लीकेबल. सो आपको ये रीज़न पता होना चाहिए क्या है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, ऑर्बिट का चेंज हो रहा है, मतलब ऑर्बिट में कुछ एनर्जी है, इसके वजह से एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रहा है जब इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जा रहा है. बट इलेक्ट्रॉन में कुछ भी एनर्जी नहीं है, इसके वजह से वो रिवॉल्व ही होता रहेगा, ना कि वो 10⁻⁸ सेकेंड्स के बाद वो न्यूक्लियस पे क्रैश करेगा. ऐसा नहीं होगा, वो उधर ही रिवॉल्व करता रहेगा बिकॉज उसमें कुछ एनर्जी नहीं है, उसका एनर्जी इज कॉन्स्टेंट. वो मैक्सवेल ने क्या कहा था, उसका एनर्जी थोड़े टाइम बाद डिक्रीज हो जाएगा एंड देन क्रैश करेगा. बट जब उसका एनर्जी एक ही उसमें कांस्टेंट है तो फिर वो क्रैश नहीं करेगा. तो फिर इस थियोरी में कुछ गलत नहीं ड्रॉबैक नहीं दिख रहा. करेक्ट. अभी हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का. द एमिशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी in the form of photon can only occur when electrons jump from one stationary state to other. जो एब्जॉर्प्शन है या एमिशन है ना इलेक्ट्रॉन का एनर्जी का, वो तब भी पॉसिबल है अगर इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट पे शिफ्ट हो, वरना इट इज़ नॉट पॉसिबल. एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट. मतलब लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. करेक्ट. एंड एमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम आउटर टू इनर ऑर्बिट. आउटर टू इनर ऑर्बिट मतलब हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे जब आएगा इलेक्ट्रॉन तभी एनर्जी रिलीज होगा. तो इसको हम लोग डेल्टा E इज इक्वल टू E2 - E1 कर सकते हैं. एंड डेल्टा E को ऐसे भी लिख सकते हैं H इंटू फ्रीक्वेंसी. क्यों? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन ऑफ एब्जॉर्प्शन और एमिशन दोनों का फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगा ना, जो एब्जॉर्ब हो रहा है या रेडिएट हो रहा है. करेक्ट. इसके लिए ये फॉर्म भी करेक्ट है. एंड आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी रिलीज होगा एंड लोअर से हायर जाएगा तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होगा. दोनों का मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा. ओके. डेल्टा E मतलब E2 - E1 हमेशा एब्जॉर्ब के लिए एंड रिलीज के लिए उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आएगा, सिर्फ उनका साइंस चेंज हो सकता है. ओके. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर. अभी हम लोग बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी. पोटेंशियल एनर्जी क्या है? अभी जो अपना एटम है उसके बीच का, दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज इलेक्ट्रॉन्स. सही. तो हम लोग इन दोनों के बीच का पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते हैं? K इंटू ZE -E/R. ये हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ेंगे. देन इसको हम लोग ने इजी फॉर्म में लिख लिया -KZE²/R. अभी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? ½ mv². करेक्ट. ½ mv². ये वाला फॉर्म याद है हम लोग ने पढ़ा था ऊपर, वही फॉर्म फिर से लिख लिया. इसमें से हम लोग ने mv² का वैल्यू निकाला एंड देन उसको ½ mv² करके इधर लिख दिया. अभी आप देखोगे, कंपेयर करोगे रेशो वाइज पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी तो क्या आ जाएगा? -2. करेक्ट. ऐसे भी लिख सकते पोटेंशियल एनर्जी ये -2⁻1 बराबर. एंड ऐसे दिया रहेगा पोटेंशियल एनर्जी +2 काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 0. तो ये फॉर्म सही है कि गलत है? ऑफकोर्स ये बहुत सही है क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते
तो ऐसे भी दिया रहेगा तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे क्वेश्चंस देते ऐसा 2-3 ऑप्शन देंगे एंड पूछेंगे कौन सा करेक्ट, मतलब तीनों ऑल आर करेक्ट या वैसा, तो उसमें ये रह सकता है, तो ध्यान रखना। अभी नेक्स्ट टोटल एनर्जी क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। अभी अभी इन दोनों को जब ऐड किया तो अभी हम लोग को मिल गया टोटल एनर्जी क्या है, -kz² r, करेक्ट। अभी है ना हम तीनों को कंपेयर करेंगे, लाइक पोटेंशियल एनर्जी बाय काइनेटिक एनर्जी -2 आता है, पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी किया तो 2 आएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में नेगेटिव साइन है वो कट हो जाएगा, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज 2 टाइम्स ज़्यादा देन टोटल एनर्जी, करेक्ट। वैसे ही पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी बाय टोटल एनर्जी कर देंगे तो आ जाएगा -1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस =0, ऐसा दिया तो ये करेक्ट है, हाँ ये करेक्ट है, क्योंकि इसको हम लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी = माइनस टोटल एनर्जी, जो इधर आके वही फॉर्म बन रहा है, करेक्ट। सो दिस इज ऑल्सो राइट। अभी हम लोग टोटल एनर्जी को क्या किया, हम लोग ने जो फॉर्मूला है इसमें आर का जो फॉर्मूला है जो हम लोग ने ऊपर डिराइव किया था वो इधर डाला, देन हम लोग को कुछ वैल्यूज़ मिला एंड उसमें से जो कांस्टेंट वैल्यूज़ था उनका नंबर डाल के हम लोग ने एक फॉर्मूला रेडी किया जिसको हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी =-2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n² जूल्स पर एटम, एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रहेगा तो -13.6 × Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। आई होप ये दो फॉर्मूला याद रखना। अभी डेरिवेशन करने का ऐसा फ़ायदा है नहीं, अगर आप बोर्ड्स के लिए करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप एक पढ़ लोगे ना, लाइक रीड कर लोगे, बुक्स वगैरह में दिया रहेगा तो आपको समझ जाएगा कि क्या आर के जगह पे हम लोग ने जो वैल्यू निकाला था kZe/r² mv²/r करके वगैरह, तो वो डाल दोगे तो डायरेक्टली आपको टोटल एनर्जी का एक फॉर्म मिल जाएगा, उसमें से सब कॉन्स्टेंट्स निकाल देंगे ना तो हम लोग को ये नंबर मिलता है, एंड Z²/n² हम लोग हर एटम के लिए या हर ऑर्बिट के लिए चेंज होता है, इसलिए इसका कुछ कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, इसलिए ऐसे लिखा। तो इससे हम लोग और भी कंक्लूड कर सकते हैं कि एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z²/n², एंड अगर डिफरेंट एटम्स के लिए रहेगा तो क्या हो जाएगा, Z²1 का स्क्वायर बाय Z²2 का स्क्वायर इंटू इन्वर्स में आएगा ऑर्बिट, क्योंकि ये एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑर्बिट्स का स्क्वायर, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर। अभी हम लोग ने रेडियस वेलोसिटी के लिए ये चीज़ कर लिया है बहुत बार। अभी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड या गिवन टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एंड आयनाइजेशन एनर्जी का इस क्या वैल्यू क्या है, इज मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, लाइक माइनस निकाल दो आपको आयनाइजेशन एनर्जी मिल जाएगा जो कि है 2.18 × 10⁻18 Z²/n² जूल पर एटम, वही है, बस माइनस का साइन निकाल दिया। एंड ये नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस ना, इधर देखो ये अट्रैक्शन इज टूवर्ड्स न्यूक्लियस ना, इसके वजह से वो नेगेटिव साइन आता है डायरेक्शन इंडिकेट करने को, ओके। अभी हम लोग ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी हम लोग ने ना अलग अलग ऑर्बिट्स ले लिया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा वो होप सो क्लियर है। क्या पढ़ा, एक तो एनर्जी ऑर्बिट का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, एंड जब इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर जाएगा, हायर से लोअर जाएगा तो रिलीज होगा एनर्जी, लोअर से हाई जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगा, जैसे कि डेल्टा E = E2 - E1 से हम लोग ढूंढ सकते हैं, करेक्ट। एंड हम लोग ने आगे पढ़ा, फिर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढा, और मतलब पोटेंशियल एनर्जी किसका, न्यूक्लियस से कोई ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन का, वैसे ही काइनेटिक एनर्जी ढूंढा, देन टोटल एनर्जी ढूंढा, फिर टोटल एनर्जी का एक फॉर्मूला के टर्म में लाया जो कि है -2.18 × 10⁻⁻18 Z²/n²। इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी भी ढूंढ सकते हैं। अभी काइनेटिक एनर्जी कैसे ढूंढेंगे, इंटू -1 कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव में आ जाएगा, जो टोटल एनर्जी का वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी के लिए। अगर पोटेंशियल एनर्जी ढूंढना है तो देन ×2 कर दिया तो हम लोग को पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। तो इससे हम लोग सब ढूंढ सकते हैं, ये 3 रेशो याद रखो अच्छे से, देन इट इज़ ईजी, सब क्वेश्चंस हो जाता है। देन हम लोग ने आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा, वो क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी। देन अभी हम लोग पढ़ेंगे कि हर ऑर्बिट में क्या एनर्जी है, क्या सब थोड़ा कंसेप्ट है वो समझते। अभी जो है ना हम लोग फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी निकालते, कैसे आ जाएगा, E1 = 13.6 -13.6 इंटू हाइड्रोजन आइटम का निकाल रहे, n² क्या है, Z² क्या है 1, एंड n² क्या है 1, तो आ जाएगा -13.6 जूल या सॉरी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फर्स्ट का ऑर्बिट का वैल्यू इज दिस, N1 का, करेक्ट। फिर हम लोग ने वैसे E2 का निकाला, E2 का कैसे आ जाएगा,
13.6 माइनस जेड स्क्वायर क्या 1, एन स्क्वायर क्या 4 हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 3.4। वैसे ही थर्ड का निकाला तो आया माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एंड फोर्थ का एनर्जी निकाला तो आया माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एंड देन अभी है ना क्वेश्चंस में एक ट्रिक यूज़ करते हैं लाइक कन्फ्यूजन के लिए, एंड ये कन्फ्यूजन में खुद मैंने गलती किया हुआ है। लाइक N1 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट, जो है ना फर्स्ट ऑर्बिट है उसको ग्राउंड स्टेट करके भी बोलते हैं, तो क्वेश्चन में आपको ऐसे ना दे के फर्स्ट ऑर्बिट ना दे के ग्राउंड स्टेट दे सकते हैं। एंड जो N2 है ना उसको फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट भी बोलते हैं। अभी ये एक्साइटेड है ना, आपने नहीं देखा तो ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग होगा। आप फर्स्ट स्टेट का फर्स्ट ऑर्बिट का हिसाब से करोगे एंड आंसर रॉन्ग आएगा, एंड ऑप्शन में रहता है वो ऑफकोर्स। वैसे ही n इज इक्वल टू 3 को बोलेंगे सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, n इज इक्वल टू 4 को बोलेंगे थर्ड एक्साइटेड स्टेट, एंड ऐसे ही आगे रिस्पेक्टिवली बोलते जाएंगे। बस फर्स्ट का ग्राउंड स्टेट याद रखो एंड 2 का इज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ओके, अभी हम लोग ने क्या किया, डेल्टा ई निकाला। पहले डेल्टा ई निकाला E2 माइनस E1 में, तो आया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E3 माइनस E2 में निकाला तो आया 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E4 माइनस E3 में निकाला तो आया 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अभी आप बोलोगे ये क्यों निकाला, ये कंक्लूजन लाने के लिए निकाला। जैसे जैसे ऑर्बिट्स इंक्रीज हो रहा है ना वैसे एनर्जी इंक्रीज हो रहा है। अभी आप बोलोगे कि देखो ये डिक्रीज हो रहा है, बट नेगेटिव साइन है इसमें उल्टा चलता है। ऑफकोर्स हम लोग 0 से -1 इज स्मॉलर देन 0, करेक्ट। वैसे इधर नेगेटिव में बिगर नंबर है इसलिए ये वैल्यू छोटा है, बट एक्चुअल में जैसे हम लोग ऊपर जाते रहेंगे तो -0.85 फिर 0 आ जाएगा, कभी n इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू 0। ओके, आई होप ये सब क्लियर है आपको। क्या बोल रही हूँ मैं कि हम लोग ने ये इंक्रीज हो रहा है एनर्जी, अभी ये समझाना नेगेटिव में, इसलिए हम लोग ऑपोजिट में इंक्रीज बोलते हैं। जैसे 13.6 बड़ा है ऑफकोर्स 3.4 से, बट उनके आगे नेगेटिव साइन लग जाएगा तो वो छोटा वैल्यू बन जाएगा देन -3.4 से। तो हर ऑर्बिट बढ़ रहा है, वैसे एनर्जी बढ़ रहा है, बट जो डेल्टा ई है ना वो कम होता जा रहा है, मतलब एक्साइटेशन एनर्जी डिक्रीज होता जा रहा है। तो E2 माइनस E1 में जितना एनर्जी डेल्टा ई है वो ज़्यादा है देन E3 माइनस E2, वो उससे कम है E4 माइनस E3। तो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर कि विथ इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्बिट्स एनर्जी तो इंक्रीज होगा, बट उनके बीच का जो डेल्टा ई है एक्साइटेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब उसको एक्साइट करने के लिए बहुत कम अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा। जैसे अभी आपको बोला है कि इधर एक इलेक्ट्रॉन है, उसको इधर एक्साइट करना है, एंड आपको बोला कि 9.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही यूज़ करो, तो इट इज़ पॉसिबल टू एक्साइट नहीं ना, वो इधर ही रहेगा। जब उसको 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जितना एनर्जी मिलेगा तभी वो एक्साइट हो पाएगा। तो इससे हम लोग क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन कि नीचे वाले लेयर्स में एक्साइटेशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी लगता है देन ऊपर वाले लेयर्स में, ऊपर वाले ऑर्बिट्स में। ओके, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर। अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, एंड ये ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट ध्यान रखो, ये चीज़ में ये ध्यान रखो कि नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बढ़ रहा है एनर्जी बढ़ेगा, बट जो एक्साइटेशन एनर्जी है वो डिक्रीज होता जाएगा विथ इंक्रीजिंग नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ओके, अभी हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं। एज वी मूव अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, एज वी मूव अवे फ्रॉम द ये न्यूक्लियस है, इससे आप इधर से इधर जाओगे। अभी हम लोग ने डिस्कस किया कि जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता जाएगा, करेक्ट। So A is the correct option. As we move away from the nucleus, the energy of the electron increases. But इधर अगर पूछा excitation energy क्या होता, decrease. Okay. Next, magnitude of kinetic energy in an orbit is equal to kinetic energy का हम लोग अगर ये रहता तो माइनस टोटल एनर्जी रहता, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बाय 2, तो क्या हो जाता, थ्राइज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी नहीं, हाफ ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी, यस, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ द एनर्जी फॉर द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 ऑफ हाइड्रोजन एटम विल बी, तो E इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर क्या है 1 बाय एन स्क्वायर इज 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो क्या आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2 ऑफ हीलियम आयन एंड ग्राउंड स्टेट ऑफ H आयन, ग्राउंड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 1 ऑफ H आइटम, तो एनर्जी ऑफ हीलियम बाय एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर बाय Z2 स्क्वायर
मल्टीप्लाई बाय n2 स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर, करेक्ट। अभी इधर z1 स्क्वायर क्या है, हीलियम का एटॉमिक नंबर इज 2, 2 का स्क्वायर 4 बाय z2 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, एंड इधर ग्राउंड स्टेट है तो n2 भी 1 का 1 स्क्वायर ही रहेगा, एंड इधर क्या है एक्साइटेड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट n इज इक्वल टू 2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 4, तो 4 4 कट, तो आ जाएगा 1:1। ऑप्शन है बी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी नेक्स्ट, द आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी हम लोग ने पढ़ा था ना आयोनाइजेशन एनर्जी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी, तो इधर हाइड्रोजन का जस्ट हम लोग का आयोनाइजेशन एनर्जी देखे रखा है, एंड पूछा है द एनर्जी ऑफ द ग्राउंड लेवल इन डब्ल्यू आयोनाइज्ड लिथियम। तो ये हम लोग नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हैं वैसे ही करना है, क्योंकि हम लोग के क्वेश्चन में ये -13 इधर एनर्जी ही पूछा है, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पूछा लिथियम का, तो -13.6 इंटू z² बाय n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये क्यों दे के रखा है, जस्ट टू कन्फ्यूज, सीरियसली ये कन्फ्यूज करने के लिए ही दे के रखा है, वरना ऐसे इंडिकेट करने के लिए दे के रखा है कि हम लोग ने हाइड्रोजन का एनर्जी इतना है तो आप लिथियम का एनर्जी निकालो करके, इसके लिए दे के रखा है, बट वो डायरेक्टली उसका 13.6 ही आता है, सो इसलिए इधर ये नंबर लिखा, एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू कौन से स्टेट में, ग्राउंड लेवल, एंड ये लिथियम का ये क्या है 3, तो उसको स्क्वायर किया तो 9, एंड 1 का 1 ही रहेगा, तो आ जाएगा -122.4, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जीज ऑफ हीलियम फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। तो हीलियम के लिए एनर्जी 1, एनर्जी 2, फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसका z है वो तो हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, तो क्या बचेगा n2 का स्क्वायर बाय n1 का स्क्वायर, इन्वर्स होता है n स्क्वायर, तो आ जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब थर्ड में तो 9, एंड फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इज इक्वल टू 2, तो इधर हो जाएगा 4, तो 9:4 इज द आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। वैसे हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन वाइल मूविंग फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट इन हीलियम आयन, कितना एनर्जी लगेगा, तो फर्स्ट तो हम लोग एक्साइटेड स्टेट में कितना एनर्जी है वो ढूंढेंगे, देन ग्राउंड स्टेट में कितना एनर्जी है वो ढूंढेंगे, एंड उसको सबट्रैक्ट कर देंगे तो हम लोग का आंसर मिल जाएगा, करेक्ट। तो ग्राउंड स्टेट का फर्स्ट ढूंढते, E इज इक्वल टू 1 पे n इज इक्वल टू 1, करेक्ट। 13 इंटू z² क्या आ जाएगा हीलियम का 4 बाय ग्राउंड स्टेट मतलब 1, तो ये आ जाएगा समथिंग 13.6 बाय 4, 24, 12, 14, 5, 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैसे ही अभी ये इज इक्वल टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब फोर्थ, तो आ जाएगा 13.6 इंटू 4 जो z² है बाय 16 हो जाएगा इस बार, क्योंकि 4 n इज इक्वल टू 4 है, उसका स्क्वायर इज 16, तो ये 4 कट हो जाएगा, एंड आ जाएगा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, करेक्ट। इधर भी माइनस आएगा, तो अभी हम लोग क्या करना है, हम लोग को हाउ मच एनर्जी दोनों के बीच में कितना लगा वो पूछा है, तो थर्ड एक्साइटेड n इज इक्वल टू 4 माइनस एनर्जी ऑफ n इज इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा -3.4 माइनस ऑफ -54.4, तो आ जाएगा -3.4 प्लस 54.4, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा समथिंग 51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सी इज द करेक्ट आंसर। द एनर्जी नीडेड टू एक्साइट अ हाइड्रोजन एटम फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू इट्स थर्ड एक्साइटेड स्टेट इज, तो ये ऊपर किया वही क्वेश्चन है, बस इधर हाइड्रोजन चेंज करके दिया, तो ये होमवर्क, ओके। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन 5th ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज, पोटेंशियल एनर्जी पूछा है, तो हम लोग है ना फर्स्ट तो टोटल एनर्जी निकालते, देन इंटू 2 कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। तो फर्स्ट हम लोग निकालते टोटल एनर्जी जो आएगा -13.6 इंटू कौन सा 5th ऑर्बिट बोला है एंड हाइड्रोजन एटम, तो 1/25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/25 किया तो -0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशन था, पोटेंशियल एनर्जी बाय टोटल एनर्जी क्या था, इंटू इस 2 था, तो पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए हम लोग कर देंगे 2 इंटू -0.54, तो क्या आ जाएगा -1.08 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं ये क्वेश्चन पे, इफ द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज -1 टोटल एनर्जी कितना है -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इन हाइड्रोजन एटम, देन फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एंड फिर पूछा है ऑर्बिट
एंड देन पूछा रेडियस वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दैट ऑर्बिट। फर्स्ट हम लोग काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इज माइनस ऑफ टोटल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 1.5, तो हो जाएगा 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी क्या बी किया 2 इंटू टोटल एनर्जी, तो क्या आ जाएगा -3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अभी ऑर्बिट कैसे ढूंढेंगे, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, क्या है हाइड्रोजन तो 1/n² कर दिया, तो आ जाएगा टोटल एनर्जी का वैल्यू डालो 1.5 डिवाइड बाय -13.6 इज इक्वल टू 1/n², n² इज इक्वल टू 13.6 बाय 1.5, तो पॉइंट निकाल सकते, तो ये ऑलमोस्ट आ जाएगा 9.1 समथिंग कुछ आ जाएगा, तो 9 लेते हैं, n² इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 3। ये थर्ड ऑर्बिट पे प्रेजेंट है। अभी रेडियस एंड वेलोसिटी तो आप निकाल सकते हैं, हम लोग ने इसके बहुत क्वेश्चंस किए, सो ये दोनों होमवर्क। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चंस खत्म हो गया, बट और क्वेश्चंस करेंगे। बट ये देखो एप्लीकेशन ऑफ बोर्स मॉडल, क्या एप्लीकेशन निकाला कि ये डेल्टा ई जो हम लोग को मिला, जो हम लोग एक्साइट करते हैं इलेक्ट्रॉन को ऊपर से हायर से लोअर या लोअर से हाई, तो उसमें हम लोग को एक फॉर्मूला मिलता है जो हम लोग यूज़ करते हैं वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी वो ढूंढने के लिए, वेव नंबर ढूंढने के लिए। तो क्या है वो हम लोग देखते हैं। ये n2 है हायर एनर्जी लेवल एंड n1 इज लोअर एनर्जी लेवल। जब इलेक्ट्रॉन n2 से n1 जा रहा है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा इज E1 माइनस E2, जो हम लोग ने ऐसे फॉर्मूला करके लिख लिया, करेक्ट। देन हम लोग ने देन हम लोग ने डेल्टा ई को हम लोग ये भी लिख सकते हैं ना, hc/λ एंड h फ्रीक्वेंसी। क्यों, क्योंकि जो रेडिएशन रहेगा जब वो रिलीज कर रहा है या एब्जॉर्ब कर रहा है, दोनों के टाइम वो रेडिएशन तो उसी फ्रीक्वेंसी का रहेगा या उसी वेवलेंथ का रहेगा, उस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए जो एब्जॉर्ब के टाइम या रिलीज के टाइम, दोनों के टाइम hc/λ और इज इक्वल टू h न्यू इज एप्लीकेबल फॉर डेल्टा ई, करेक्ट। इसलिए हम लोग ने ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻⁻18 z², करेक्ट। एंड इसको कॉमन इसको सबको कॉमन लेके इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया, 1/n², 1 माइनस 1/n² का 2n² का 2। तो फिर हम लोग ने hc को इधर लाया, 1/λ ढूंढा, तो ये इसका वैल्यू है ना जो आया उसको बोलते हैं रिडरबर्ग कांस्टेंट RH, उसका वैल्यू इज दिस। एंड ये ना हमेशा ये पूरा नंबर लिखने का नहीं ज़रूरत है, क्या लिख सकते हैं 10⁵ करके लिख दो एंड क्वेश्चन सॉल्व करो। ये नंबर लिख के कैलकुलेट करते बैठोगे तो बहुत टाइम जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में डायरेक्टली RH करके ही दिया रहता है, तो आपको ये ढूंढने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता, मतलब ये वैल्यू डालने का ही ज़रूरत नहीं पड़ता। एंड देन ये फॉर्मूला है फर्स्ट एनर्जी लोअर एनर्जी लेवल का स्क्वायर माइनस 1 हायर एनर्जी लेवल का स्क्वायर, एंड विल गेट द आंसर। एंड 1/λ क्या होता है, ऑफकोर्स वेव नंबर, तो वेव नंबर भी ढूंढ सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी ढूंढ सकते हैं c/λ करके। एंड अब याद रखना कि है ना 1/λ हम लोग को आंसर मिला तो डायरेक्टली टिक मत कर देना, वेवलेंथ पूछा है तो 1/λ का इन्वर्स करना आंसर में भी, ओके। वरना है ना बहुत जन डायरेक्टली टिक कर देते हैं, ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। सो याद रखना ये 1/λ है तो उसको लैम्डा करना पड़ेगा। एंड विद दिस हम लोग ने आज का पार्ट कंप्लीट कर दिया है। अभी हम लोग और जो बाकी है इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, करेक्ट, एंड इसके बाद आएगा स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन, क्वांटम नंबर्स एंड चैप्टर इज फिनिश। हम लोग ये पूरा पार्ट कल अपलोड कर देंगे एंड कल पार्ट 3 कंप्लीट एंड ये चैप्टर भी कंप्लीट। एंड संडे से हम लोग मोशन इन अ प्लेन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड मोशन इन अ प्लेट मैं ट्राई करूँगी कि मंडे या ट्यूसडे तक कंप्लीट हो जाए, बिकॉज स्मॉल चैप्टर है। फिर लॉज ऑफ मोशन के लिए बहुत टाइम लगता है, इसके लिए लॉज ऑफ मोशन हम लोग अच्छा टाइम से करेंगे, बट मोशन इन अ प्लेन विल कंप्लीट बाय वेडनेसडे ओनली। एंड अभी मैंने आज या कल आई विल अपलोड 1 शॉट ऑफ मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जो हम लोग ने लेक्चर्स में सुना है ना, वही एक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का 1 शॉट में आएगा, जो ऑलमोस्ट 6 to 7 आवर्स का रहेगा। अगर वो देखना है तो वो देखो, या फिर आप प्रिफरेबली लेक्चर्स भी देखो, दोनों में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, बस 1 शॉट में सब साथ में ज्वाइन किया हुआ है, उतना ही डिफरेंस है। सो एक साथ देखना है तो एक साथ देखो, या अलग अलग देखना है तो वो भी प्रेजेंट है अपने चैनल पे। एंड बायो का एंड केमिस्ट्री का दूसरा सब लिंक पिन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। जो भी चैप्टर देखना है अच्छे से देखो एंड सॉल्व द क्वेश्चंस जो हम लोग सेंड करते हैं, या मेनली तो हम लोग ज़्यादा सेंड नहीं करते, हम लोग का लेक्चर्स में इतना क्वेश्चन हो रहा है फिजिक्स कैम का, तो सो और करने का कुछ ज़रूरत नहीं है। और फिर आप अपने क्लासेस में हो तो अपने टेस्ट पेपर्स वगैरह वो सब पे फोकस करो एंड अच्छे से हो जाएगा। बी कॉन्फिडेंट एंड थैंक यू।